नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स पर। आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम बेसिकली भारत के परिचय के बारे में, भारत के विभिन्न चीज़ों के बारे में, चाहे उसका नाम हो, चाहे उससे ज्योग्राफी से रिलेटेड अन्य चीज़ें हों, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो लेटेस्ट है ये, एक तरीके से आप जान लीजिए जम्मू कश्मीर के बनने के बाद के भी चीज़ों को शामिल करेंगे। और ख़ास करके ऐसे लोग जिनको बहुत दिक्कत आ रही है कि फला देश से 5 राज्य लगता है 4 ना, ये वाले ध्यान देंगे। इनको हम ये भी बताएंगे किस तरीके से वहाँ पे आपको क्वेश्चन टैकल करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम सेशन। सबसे पहली बात, हम नाम से ही स्टार्ट करते हैं कि भारत। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन कौन से नाम हैं, या उसमें दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा नाम भारत से संबंधित नहीं। दूसरी बात, पूछता है कि संविधान में भारत का कौन सा नाम लिखा गया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत, संविधान तो हम पढ़े नहीं यार ना, और उसमें भी पढ़े हैं तो एक अनुच्छेद थोड़ी पढ़े हैं ना। तो ये सब चीज़ें जो भी डाउट्स हैं, जैसे दूसरी एक चीज़ की इंडिया है तो किसने रखा इंडिया, हिंदुस्तान है तो किसने रखा हिंदुस्तान, और क्यों संविधान में किसी पर्टिकुलर नाम को शामिल किया गया, दूसरे वाले को नहीं शामिल किया गया, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये ज्योग्राफी ही है लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस इसमें मिक्स रहेगा, इसको याद रखना नाम में, क्योंकि आपको आध्यात्मिकता से भौतिकता की तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है, भारत आप जानते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा है, सामान्य से जानकारी है, सबको रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे उसमें एक देते हैं कि भगवान राम के छोटे भाई जो भरत थे उनके नाम पर पड़ा है, याद रखिएगा। इसको माना जाता है, कई इतिहासकार इसको मानते हैं कि हाँ ये सही है, परंतु आप मत मानिए, क्योंकि आप इतिहासकार नहीं हैं। आप हैं कि आप विद्यार्थी हैं, आप पेपर देने जा रहे हैं। ठीक, एक ही चीज़ दिमाग में बैठाना है, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा, दूसरा कुछ भी नहीं बैठा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। फैक्ट हैं वो आते हैं कि फला इतिहासकार के अनुसार फला चीज, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे आंसर उसके लिए रिलेवेंट है वो यही है। दूसरी बात, भारत का एक नाम और है हिंदुस्तान। जितने नाम हैं आपको इससे जानकारी, सारी जानकारी हम देंगे। हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत को आप देखेंगे तो सिंधु नदी के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है, सिंधु नदी के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। और सिंधु नदी को जो ईरान वाले लोग थे, जिन्हें हम पहले फारस कहते थे, वो हिंदू बोलते थे, इसको याद रखिएगा, हिंदू बोलते थे। तो हिंदू, सिंधु नदी क्या बन गई, हिंदू बन गई। तो हिंदू नदी के पूरब में रहने वालों को क्या कहा गया, हिंदुस्तानी, और उस देश को क्या नाम दे दिया गया, हिंदुस्तान। ठीक, इसका कदापि धार्मिक रूप से कोई महत्व नहीं है कि आज जो हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं इसलिए इसको हिंदुस्तान कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक, ऐसा नहीं है। जबकि ये विशेष व्यक्ति जो हैं, चूंकि वही आए तो ऐतिहासिक रूप से उन्होंने लेखन कार्य बहुत ज़्यादा किया, तो दुनिया में इस नाम को क्या कर दिया, प्रचारित कर दिया। और बात सीधी सी है, अगर आपका नाम चिंटू है तो गांव वाले भले आपका नाम प्रभुनाथ हो लेकिन चिंटू ही जानेंगे ना। तो जो चीज़ें फेमस हो जाती हैं उसी चीज़ को जाना जाता है। और कुछ लोग बाद में इसको लेके परेशान रहते हैं, नाम है प्रभुनाथ, कह रहे हैं चिंटू, डाकिया लेके आया लेटर, कोई गाँव में जान ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि हिंदू का कदाप यहाँ मतलब नहीं हिंदू धर्म से है, जबकि किससे है, सिंधु नदी से। याद रखिएगा, पूछ लेता है आपसे, तो इसलिए हिंदुस्तान पड़ा। ठीक, अब दूसरा यही बता देते हैं आपको, इंडिया ना। आप लोग गाना सुने होंगे, आई लव माई इंडिया, अलग अलग आप लव करते रहते हैं। बहरहाल इंडिया के बारे में देखते हैं, तो इंडिया को अगर आप देखेंगे तो सिंधु नदी फिर यही आएगी। ठीक, सिंधु नदी को ग्रीक वाले, ग्रीक अर्थात आज का ग्रीस, पहले का यूनान, आप इन तीनों में से कुछ ना कुछ सुने होंगे। और इसको हम नहीं सुनेंगे तो एथेंस सुने होंगे। ठीक, एथेंस में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, खास करके वहीं पर आप एथेंस में ही देखेंगे एक मंदिर है पार्थेनन का मंदिर, जो ऐसा मंदिर है जो बिना नींव के बनाया गया है ना। तो अलग इस तरीके के भारत में भी, दक्षिण भारत में भी मंदिर हैं। ठीक, तो आप देखेंगे तो यही लोग अर्थात ग्रीस वाले या यूनान वाले क्या करते थे, सिंधु को इंडस बोलते थे। क्या बोलते थे, इंडस। अब कुछ किताबें लिख देती हैं इंडियो बोलते थे, अब एकदम यूनानी ना पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या बोलते थे, इंडस बोलते थे। ठीक, तो इंडस नदी के कारण इन्होंने इस देश को क्या कह दिया, इंडिया कह दिया। किसने कहा भैया, यूनानियों ने। ये भी पूछता है आपसे, किसने कहा,
तो आप कहते हैं यार याद तो है लेकिन किसने कहा तो भूल गए, यूनानियों ने कहा। अगर यूनान भी नहीं है ऑप्शन में तो क्या किसने कहा, ग्रीस। अगर ग्रीस भी नहीं है तो ग्रीक, अगर ये भी नहीं है तो यूरोपीय, अगर इसमें से भी नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, उसमें नीचे ऑप्शन दिया होगा, ठीक, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई इसका नाम नहीं है, ठीक, इसको दिमाग में बैठाए रखना है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद एक चीज़ और आता है लिखने में, जैसे एक नाम आप सुने होंगे आर्यावर्त, थोड़ा आध्यात्मिक नाम है इसीलिए हम उसको बाद में बता रहे हैं, इतना आप दिमाग में रखिएगा। भी आपको बताते हैं आगे संविधान में क्या लिख दिए हैं भारत के बारे में, बहुत समस्या वाली चीज़ लिख दी है ना, तो समस्या क्या है, ठीक है। जैसे एक नाम है आर्यावर्त, इतिहास वाले जो पढ़ लिख रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि आर्य मतलब क्या होता है, पीसीएस में 1000 बार पूछा है, पता नहीं क्या इसमें करना है। आर्य मतलब श्रेष्ठ। आप अगर रामायण देखे होंगे तो सीता जी कहती हमेशा राम जी को आर्य पुत्र, वहाँ पे संबोधन है। रामायण वामायण थोड़ा देखा करिए, थोड़ा बहुत मिलता रहेगा ना, जो आप अनैतिक काम कर रहे हैं उससे भी थोड़ा सा निजात मिलेगी। तो आर्यावर्त मतलब श्रेष्ठ लोगों की भूमि, एक ऐसी भूमि जहाँ पर श्रेष्ठ लोग रह रहे हैं। परंतु याद रखिए जो आर्यावर्त शब्द का प्रयोग होता है वो उत्तर भारत के लिए होता है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आर्यावर्त हो गया। एक नाम और आप सुने होंगे जम्बू द्वीप ना, जब रामायण आप देखे होंगे अगर तो लव कुश गाते हैं आर्यावर्ते जम्बू द्वीप, ऐसे करके गाना है, उसमें जम्बू द्वीप आता है। तो जम्बू द्वीप क्या है, जम्बू द्वीप का आशय यह हुआ कि पूरा जो एशिया, मध्य एशिया से लेकर पूरा ये भाग, इसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो जम्बू द्वीप का दक्षिणी हिस्सा क्या है, भारत है, इसको आप याद रखिएगा कि जम्बू द्वीप का दक्षिणी हिस्सा कौन है, भारत, इसको याद रखिएगा। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे पूछ लेते हैं, आपको पता होते हैं, निश्चित रूप से पता है, आप इतने भी अनपढ़ नहीं हैं, पता होते हैं लेकिन आपके गलत हो जाते हैं। उसके गलत होने के पीछे कारण है क्योंकि क्लियरेंस नहीं है। अब इसे आपसे पूछा गया हिंदुस्तान शब्द किसने दिया ना, तो आप पूछते हैं यार ये तो बताए थे फारस वाले को ना, और ऑप्शन में दे रहा अरबी लोग ना। तो याद रखिएगा अरब, जब इस्लाम की उत्पत्ति हो रही तो अरब वाले कहाँ जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, और ईरान वाले क्या संबोधित कर रहे हैं, हिंदुस्तान। तो इसीलिए उसमें ऑप्शन में कोई आपको एक ही देगा, ठीक है, या तो अरबी देगा या तो फारस, और अगर दोनों देगा तब भी आपको ईरान ही चुनना है, इसको याद रखिएगा। अगर एक देगा तो अगर ईरान नहीं दे रहा है तो आप अरब मार देंगे, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक। जम्बू द्वीप हो गया, आर्यावर्त हो गया। अब हम बात करते हैं संविधान में किन नामों का उल्लेख हुआ है और क्यों उन्हीं नामों को लिखा गया, क्यों सारे नामों को नहीं लिख दिया, लिखना ही तो था, सब लिख दिए होते भारत को फला 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 नाम से जानते हैं, खत्म कहानी हो जाती है, आज हमें बताते हैं ना, ठीक है। लेकिन भारत में आप देखेंगे अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 कहता है, मान लीजिए आपसे पूछता रहता है कि भारत का नाम उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में किया गया है, और 2 नाम उसमें लिखे गए हैं, एक तो इंडिया और दूसरा भारत, इसको याद रखिएगा। अब इसमें जैसे हिंदुस्तान क्यों नहीं लिखा गया, उसके पीछे कारण ये था क्योंकि इसको सामान्यतः ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि हिंदुओं के निवास के कारण से हिंदुस्तान कहा जाता है। तो कहे यार दिक्कत हो जाएगी ना, दूसरा जो वर्ग है वो इस बात से नाखुश हो जाएगा, इसलिए हिंदुस्तान को हटा दिया गया। हमारे यहाँ क्या है, कल्याणकारी राज्य है, सरकारें हमेशा लोगों के बारे में बहुत सोचती हैं, जैसे वोटिंग के समय दारू बांट देंगी, पैसा बांट देंगी ना, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला देंगी, तो वैसे बहुत सोचती हैं, ठीक। तो इसीलिए हिंदुस्तान को नहीं शामिल किया गया। दूसरी बात, आर्यावर्त क्या था, आर्यावर्त जो है बेसिकली वो भारत के सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से हिंदू धर्म का ही रूप है, क्योंकि आर्य क्या थे, आर्यों को माना जाता है एक आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए थे। कहे यार आक्रमणकारी के नाम से कैसे रख देंगे, भले उसका कुछ अर्थ हो शाब्दिक अलग, लेकिन इसीलिए उसको वहाँ पे नहीं रखा गया। अब जैसे इंडिया और भारत के रखे जाने के पीछे क्या है, वजह है, मुख्यतः इसमें अम्बेडकर जी का बहुत योगदान था ना। जो लोग आज अम्बेडकरवादी हैं और नहीं जानते कि अम्बेडकर जी रखवाए थे, भारत के रखे जाने के पीछे ये है कि भारत की प्राचीनता को प्रतिबिंबित करता है ये नाम भारत, कि भारत एक प्राचीन काल से, जब लोग नंगे घूमते थे तब यहाँ हमारे यहाँ क्या थी, हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, और वो भी कॉटन के कपड़े पहनते थे, टेरिलिन वाले नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले से रईस आदमी हैं, ठीक। तो भारत एक प्राचीनता को प्रतिबिंबित करता है। इंडिया इसलिए क्योंकि दुनिया में आज़ादी के समय आप देखेंगे भारत इंडिया नाम से ही फेमस था,
ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए इन दो नामों को चुना गया। अब जैसे यहाँ से अगर इंडिया हटाया जाता तो भारत दुनिया के लिए एक नया नाम होता। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक देश है स्वाजीलैंड, क्या नाम है इसका, बहुत बढ़िया आपको चीज़ बताने जा रहे हैं। एक देश है स्वाजीलैंड, आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है स्वाजीलैंड, ठीक। अब इनके भैया राष्ट्राध्यक्ष जहाँ भी जाते थे, कोई निमंत्रण हो तो स्वाजीलैंड को बुलाया जाता था। स्वाजीलैंड के प्रेसिडेंट अब हम संबोधित करेंगे, ठीक है, वो गए तो दुनिया के ज़्यादातर देश से समझते थे स्विट्जरलैंड ना, और वो जहाँ भी जाते थे उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, तो इसीलिए इन्होंने अपने देश का नाम ही बदल दिया। अभी 2 साल पहले ही बदला है, नाम ही रख दिया लैंड ऑफ इस्वातिनी। इसको याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या नाम रख दिया, लैंड ऑफ इस्वातिनी। तो नाम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए और ये भारत की आध्यात्मिकता और प्राचीनता को प्रतिबिंबित करने के लिए 2 नाम चुने गए और दोनों का उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया। अब हम पढ़ते हैं आगे ज्योग्राफी से संबंधित मुख्य चीज़ों को। देखिए, जब हम भारत की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने चलते हैं, ज्योग्राफी का क्या मतलब है? ज्योग्राफी का मतलब है बनावट, भूधन आकृति ना। एक तरीके से भूगोल में क्या पढ़ते हैं, भूधन गोल, पृथ्वी गोल है तो उसमें क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। परंतु हम जबरदस्ती जैसे उसमें वायुमंडल डाल देते हैं, तो वायुमंडल क्या एनवायरनमेंट का हिस्सा है, परंतु हम भूगोल में पढ़ लेते हैं, वो पढ़ने का मामला अलग है, ठीक। तो अब क्या करना है हमें, जैसे पृथ्वी में जितनी चीज़ें बनी है, ज्वालामुखी बनी उसको पढ़ना है, पर्वत बना उसको पढ़ा, नदी वो बह रही अलग है, समंदर अलग है, महासागर उसी का बड़ा भाई है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। अब इन सब चीज़ों पे रहता कौन है, जनसंख्या। थोड़ी हम जनसंख्या भी पढ़ लेते हैं, वो भी ज्योग्राफी का हिस्सा बना देते हैं, जबकि सेंसस अलग है, जनगणना अलग है, जनसंख्या अलग है, पॉपुलेशन, ठीक। परंतु हम उसी से संबंधित चीज़ों को जोड़कर एक साथ पढ़ते रहते हैं। अब देखिए है क्या, थोड़ा सा हम एक चैप्टर सबसे पहले पढ़ते हैं, भारत का परिचय, जिसमें मैंने आपको उसका नाम बताया कि उसका इंट्रो क्या है। अब थोड़ा सा भारत के बारे में और दुनिया में स्थान देखते हैं, भारत क्या कैसे है, क्या रेपुटेशन है भारत की। तो भैया रेपुटेशन यही है कि हमारा 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है क्षेत्रफल। अब कुछ लोग कह रहे हैं 32,287, पूरा नंबर नहीं ली, ठीक है, आपको याद करना सिर्फ 32 लाख एवरेज में आप याद रखिए, ठीक है। इतना हम लिए क्षेत्रफल, ठीक है। अब इतना क्षेत्रफल लेके हम क्या कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया का अगर आप देखेंगे, अगर पूरी दुनिया को 100% में बांटें तो भारत का कितना है, 2.4%। पूरी दुनिया में जितनी ज़मीन है, पूरा जितना क्षेत्रफल है, उसका भारत का ये 32 लाख वाला 2.4% है। पूछता है एग्जाम में 1 नंबर का फैक्ट, 1 नंबर किए बस ले चलो आगे बढ़ो, कुछ करना नहीं। 2 इससे ज़्यादा जोर इस पर दीजिए, इस पर इससे कम से कम 1000 गुना ज़्यादा दीजिए अगर आपको पास होना है तो। जो फैक्ट किसी चैप्टर से कुल मिला के 10 फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको दिमाग में रखना ही है, उनको आप मत नकारिए। अब लोग करते क्या हैं, लो भैया रटे हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ना। अब पूछेगा एग्जाम में क्या 2.4% ना, तो क्या वो बताएंगे कि आया नहीं, हमारे गुरुजी बताए नहीं थे, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको 2.4% आपको दिमाग में रखना है। इस पर मत फोकस करिए, इस पर, ठीक। दूसरी बात, अब ये तो हो गया मामला। दूसरी बात आप देखेंगे तो ये है कि जनसंख्या, दुनिया में आप देखेंगे चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और दूसरे नंबर पर क्या है, भारत है। एशिया में आप देखेंगे तो 2 ही देश यही ऐसे हैं जो मिला के पूरी दुनिया को जनसंख्या के मामले में परेशान किए हैं। या यूँ कहें कि ये 2 देश ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ भी बनाइए हम खरीदेंगे। चाइना ने इस मामले से निवृत्ति ले ली है, इसीलिए आज पूरी दुनिया के देश चाइना के पीछे पड़े हुए हैं ना। लेकिन भारत इस मामले से निवृत्ति नहीं ले सका है, इसीलिए भारत का दोस्त जो होगा वो कोई भी हो सकता है, वो रूस भी रहेगा, अमेरिका भी रहेगा, इजराइल भी रहेगा, कनाडा, कोई भी रहेगा, हर देश रहेगा, क्योंकि भारत क्या है, एक बहुत बड़ा बाजार है। कैसे बाजार है भैया, जनसंख्या में तो हमारी पोजीशन क्या है, दूसरी है, और पूरी दुनिया के अगर आप देखेंगे तो 17.7% लोग यहाँ रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 17.7% लोग यहाँ पे रहते हैं। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक। दूसरी बात क्या है, अब 2 फैक्ट मैंने आपको बताए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि जनसंख्या किस तरीके से है। दूसरी बात,
अब जनसंख्या से जब हम आगे बढ़ते हैं इन सामान्य जानकारियों से, तो हमें ये जानकारी लेनी पड़ती है कि भारत का जो मामला है ये सीमा उमा का थोड़ा सा क्या इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देखेंगे तो मुख्यतः भारत से जो देश सीमा बनाते हैं उनमें सबसे बड़ी जो सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश। आपको उसको याद नहीं करना है, मैं एक बार में आपको याद करवा दूंगा। बांग्लादेश, उसके बाद चीन है, उसके बाद पाकिस्तान है ना, और मैंने भी वैसे ही याद किया जैसे अभी आपको बताऊंगा, 1 सेकंड लगेंगे। उसके बाद नेपाल है, उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद भूटान है और फिर अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत तालिबान हमला कर रहे हैं यहाँ पे। अफ़गानिस्तान से कुछ, इसकी सीमा किससे लगती है? किताब में पढ़ेंगे क्या लिखेगा? ठीक, पहले वाला थोड़ा सा चेंज हो गया, याद रखिएगा। इसको मैप में जाके एक बार देखिएगा, लद्दाख से सीमा से बना रहा है इस समय, जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा नहीं लगती, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाएगा, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल। इसके लिए आप एक लाइन याद कर सकते हैं, अगर आपको याद है कोई बात नहीं, नहीं आदत है आप याद कर लीजिए, बचपने में। ठीक है, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, में से म्यांमार आप बना लीजिएगा। उसके बाद भूटान और अफ़गानिस्तान आप ऐड कर लीजिएगा। इसमें बेसिकली आपसे पूछेगा क्या, जैसे सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश पूछ सकता है, चाइना से विवाद है इसको पूछा सकता है। इसको जरूर याद रखिएगा, सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर, अलग अलग किताबें अलग अलग देती हैं, 106 किलोमीटर कुल मिला के यह सीमा बनाता है अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक ही लाइन में आप क्या किए, इस सारे फैक्ट को पढ़ लिए। और कभी भी याद रखिए, जैसे अब इससे कहेंगे 5 राज्य बनाते हैं, इसे 5 राज्य, ऐसे ये राज्य वाला मामला कभी भी आप मत पढ़िएगा। इसको आप तभी पढ़िएगा जब ये करंट में किसी कार्ड से चर्चा में हो। एक बार रटने की कोशिश मत करिएगा, एक बार मैप में देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन हम अनायास उस चीज़ को बार बार रटते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें से कुछ देशों के साथ अलग अलग वो सीमाओं का नाम है, जैसे पाकिस्तान। अब ये फैक्चुअल है, मैं बता दे रहा हूँ, चूँकि पूछेगा, नहीं बताएंगे तो आप जान ही रहे हैं क्या करेंगे मेरा। पाकिस्तान के साथ क्या बनता है? रेड क्लिफ। यही गए थे बनाने, इसीलिए इन्हीं के नाम से रेड क्लिफ बना दिया गया। इसको भी पूछता है किसने सीमांकन को वहाँ पे किया? रेड क्लिफ ने किया। ठीक है, खून खराबा बहुत होता है ना, खून खराबा, रेड लाल होता है ना खून, तो रेड क्लिफ कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद एक है मैक मोहन ना, जैसे आप ज़्यादातर देखेंगे। ठीक है, दुनिया को क्या है सम्मोहित कौन कर रहा, मोह कौन रहा है अब अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के माध्यम से? चाइना ना। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? मैक मोहन। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान नाम आता है। अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में है डूरंड। ठीक है, और इसी के नाम पे डूरंड कप भी है, इसको भी याद रखिएगा, डूरंड। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण है जो आप याद कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि भारत और श्रीलंका के मध्य, ये आपसे पूछता है, ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा पूछता है, और इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, ये पूछता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको अलग करता है पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि, इसको आप याद रखिएगा। अब ये कह रहे होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में आता है यार ये समझ में नहीं आया, पाकिस्तान तो ऊपरा है, कैसे निचवा पाक के नाम से रख दिया ना, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। ये पाकिस्तान वाला पाकिस्तान नहीं है, PALK है, पाक। ये क्या थे भैया? वहीं गवर्नर थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। इसमें कोई पहाड़ा नहीं है बहुत बड़ा। ठीक है, नहीं तो पढ़ने लगे आप बस इतना। लेकिन आपको थोड़ा क्या, जैसे आप जब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे आपको अपने दिमाग को शांत करना होता है। अब ये बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि काहे इसका नाम पड़ गया, हालांकि वो किसी से पूछते नहीं और कई बार सामने वाले को पता भी नहीं होता है। ठीक, तो ये सीमा का मामला हो गया। एक चीज़ और सुने होंगे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होने के संकेत है ना। कहते हैं उपमहाद्वीप में कौन कौन आता है, कहे हमको यार अंदाज के बता दिए इसी से। ठीक है, तो ये भी दिक्कत क्रिएट करता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आता है। पहली बात तो उपमहाद्वीप क्यों कहा गया इसको, थोड़ा मैं इस पर चर्चा करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। ठीक है भैया, जैसे महाद्वीप क्या है?
स्थल का सबसे बड़ा स्वरूप महाद्वीप कहलाता है, जल का सबसे बड़ा स्वरूप महासागर कहलाता है। ठीक है, उपमहाद्वीप मतलब उस महाद्वीप सबसे बड़े स्वरूप से थोड़ा छोटा, लेकिन इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट उतना प्रभावी नहीं है जितना दूसरा वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, उपमहाद्वीप कहे जाने के पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि जिन देशों को भारत में उपमहाद्वीप के कैटेगरी में रखा जा रहा है भारत के साथ, उन देशों में भारत जैसी ही स्थितियाँ पाई जाती हैं। आप ये देखेंगे, आप जैसे नेपाल चले जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा किसी अलग देश आ गए ना। ठीक है, आप बांग्लादेश चले जाएंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा कि बांग्लादेश में आ गए हैं, अलग कुछ नहीं लगेगा। ठीक, तो ये ऐसे देश हैं जो भारत जैसी ही जलवायु लगभग भारत जैसे ही लोग लगभग आपको पाए जाएंगे। कोई नेपाली टीवी पर बोल रहा हो, कई बार प्रचंड लगता है जैसे भारत के कोई ओम बिरला बोल रहे हैं ना, तो इस तरीके से कई बार आपको डिफरेंस नहीं लगता उस तरीके का। ठीक है, क्योंकि लोगों के बनावट, जलवायु, मौसम, सारी चीज़ें लगभग बराबर हैं। तो भैया पूछता ये है कौन कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत स्वयं है। कुल कितने हैं? 5, याद रखिएगा 5 हैं। भारत शामिल हो गया, पाकिस्तान शामिल हो गया। ठीक है, दोनों शामिल ही रहेंगे क्योंकि पहले दोनों एक ही थे, पहले बहुत कुछ एक था। ठीक है, लेकिन भारत पाकिस्तान शामिल रहेंगे। फिर नेपाल इसमें आएगा, फिर नेपाल के बगल आप चले जाएंगे, भूटान को शामिल कर लेंगे। भूटान के बाद बांग्लादेश। ठीक, 5 देश हो गए, यही 5 देश शामिल हैं। अब देखिए ऑप्शन में क्या करता है, ऑप्शन में 2 अलग चीज़ों को डालता है। किसको? एक तो अफगानिस्तान को लाएगा और दूसरा श्रीलंका को लाएगा। ये इन 2 देशों को डालता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है। तो कई बार जैसे श्रीलंका तो हम सोच लेते हैं नहीं है ना, लेकिन अफगानिस्तान को हम सही कर देते हैं। तो याद ये रखना है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका नहीं है। इसको अपने दिमाग को आप डायरेक्ट बताइए कि कोई बात नहीं, आपको ये नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने दिमाग को सीधा ये बताइए कि अफगानिस्तान और श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। जल द्वारा अलग हो जाता है और इसकी जलवायु थोड़ी सी अलग। आप अफगानिस्तान में देखेंगे बहुत लंबे कद के लोग पाए जाते हैं ना, और वो जनजातियाँ अलग हैं जो बहुत ज़्यादा युद्धरत रहती हैं। आप देखेंगे तालिबान पाया जा रहा है, तालिबान बात बात पे क्या है, लोगों को मोटिवेट कर लेता है धर्म के लिए लड़ने के लिए ना। तो वहाँ की थोड़ी सी स्थितियाँ अलग हैं। वो मध्य एशिया के संपर्क में आ जाता है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के संपर्क में आता है। इसीलिए आप देखेंगे अंग्रेजों के समय वहाँ पर रसिया का प्रभाव हुआ करता था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें उसके पीछे एक बहुत लंबा कारण है। इसीलिए इन देशों को नहीं रखा जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में कुल मिला के 5 देश शामिल हैं। अब थोड़ा सा हम भारत के विस्तार को देखते हैं। ठीक है, इसका पूछ लेता है किसी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्ट को आप ये नहीं बांट सकते ये एसएससी में पूछेगा, ये पीसीएस में पूछेगा, आरओ में पूछेगा। 5 दिसंबर को है, आप पेपर उठा के देखिएगा, पिछली बार वाला आप देख सकते हैं ना। आप आराम से पढ़ेंगे तो अभी अगस्त चल ही रहा है, स्टार्ट ही हो रहा है। ठीक, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ना 4 महीना है। और 4 महीना बाद अगर आरओ प्री निकालिए तो गाँव बना भौकाल। ठीक है, और कहीं अगर मेंस निकालिए सीधे हो गए ज्वाइन। वेतनमान लगभग 62 से 65 हज़ार। बढ़िया अपना लखनऊ में आराम से बैठिए, शनिवार संडे 2 दिन छुट्टी, एक दिन आइए शादी कर लिए ससुराल में रुकिए, दूसरे दिन घर। ठीक है, सबसे टेंशन फ्री नौकरी। ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा हम देखते हैं भारत के विस्तार के बारे में। ठीक है, अब बहुत समस्या है, मेन चीज़ मैं देखता हूँ किताबें अलग अलग लिख देती हैं। अब बच्चे क्या करें, कई किताबें आप देखेंगे अलग अलग, थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ बना देती हैं। अब उसमें हमें हमेशा पढ़ना जो है किसके अकॉर्डिंग, आयोग के अकॉर्डिंग। आप जैसे जानिए कोई काम पापा मना कर देते हैं ना, पापा मारते बहुत हैं अगर वो काम कर लो तो कहते हैं ना पापा मना किए हैं। बस इतना जान लो कि पापा यही कहें कि आयोग वाला पढ़ना है, आपको दिमाग में ही बैठाना है। कई उत्तर आप देखेंगे, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, पीसीएस में 2018 के आसपास का क्वेश्चन है। आप पूछा गया पत्ते की सरसराहट कितने डेसिबल होती है। लाइव एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। पत्ते की सरसराहट कितने डेसिबल होती है? ऑप्शन 10 डेसिबल, 15 डेसिबल, 20 डेसिबल, तीसरा इसे कोई एक और बनाया था 30 के आसपास था, ऐसे बड़ा वो था थोड़ा सा। अब देखिए है क्या, बाड़ी प्रकाशन आप उठाएंगे उसने साफ साफ लिखा है 15 डेसिबल। घटना चक्र 20 डेसिबल। ठीक, अब भैया ऐसे पढ़े लिखे आदमी थे, हम पढ़ लिख के गए तो बढ़िया, दोनों पढ़े थे। ठीक,
घटना चक्र भी याद है मुझे, ऐसे याद था कि घटना चक्र 20 डेसिबल लिख रही है, लेकिन जो मैंने लेटेस्ट पढ़ा था वो बाड़ी से पढ़ा था और बाड़ी लिख रही थी 15 डेसिबल। ठीक है, अब हमने मारा क्या भैया वहाँ 15 डेसिबल, क्योंकि लेटेस्ट पढ़ के गए ना। अब उत्तर क्या माना आयोग, पहले आंसर की दिया तो उसने मान लिया 20 डेसिबल, तो हम लोग बैठे इकट्ठा हुए 4-5 लोग, और उसमें हमने बताया कि आंसर की गलत है, अभी दोबारा आंसर की जारी करेगा, उसके बाद 15 डेसिबल मानेगा, और दोबारा आंसर किया ही फिर वही मानेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कुछ चेंज हुए लेकिन उसने 20 ही डेसिबल माना। तो आयोग भैया क्या करता है, गूगल कहता 5 डेसिबल से लेकर 15 डेसिबल तक होती है। तो मैंने इसका बाकायदे PDF डाउनलोड किया है, एक अमेरिका के पर्यावरणविद हैं, उन्होंने बताया था 5 डेसिबल से होती है। मैंने सबको दिखाया कि 5 डेसिबल है, मुझे गलत मत समझो ना, यहीं से आएगा तो कोई भी मान लेगा, इसको मान लेगा। ठीक है, लेकिन क्या आयोग क्या मानेगा 20 डेसिबल। हमेशा आपको भैया आयोग के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है जो डाउट में हैं, और वैसे भी आयोग आपको फेल करना ही चाहता है। 5 डेसिबल 5 क्वेश्चन लगभग हर साल क्या है गलत पूछता है, तो आप 5 क्वेश्चन तो अच्छे फेल हो जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान देकर पढ़ना। भारत का विस्तार कुछ नहीं है, 4 दिशा में आपको जाना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, पहले हम स्थान बता देते हैं कौन कौन से स्थान हैं। जैसे भारत में आप जाएंगे सबसे उत्तर, मान लो आज आपका मन कहा कि हम चलेंगे सबसे ऊपर तक चढ़ जाएंगे, चढ़ जाओ, कहाँ तक जा पाओगे, अंतिम बिंदु इंदिरा काल ना। आप जब चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाएंगे, गिरेंगे, मर जाएंगे, तो घर वाले फ़ोन नहीं करेंगे भैया कहाँ गए, गायब हो गए, कॉल आएगी हमेशा ऊपर से। ठीक है, नीचे क्या है, अंडमान निकोबार में आप देखेंगे स्थान है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है भैया, इंदिरा पॉइंट। इसी को एक नाम और कहते हैं पिग्मेलियन। ठीक है, इसके 1-2 नाम और हैं, बहरहाल परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है। इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन कहाँ पे स्थित है, ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार नामक द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार नामक द्वीप पर स्थित है। ठीक, इतना याद रखना है, इनका मामला खत्म। काल ऊपर से आएगी, पॉइंट नीचे है, खत्म, 2 काम हो गया। तीसरा है कि सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो सकता है भारत में। आज मान लो चले कहे गुजरात में बहुत मोदी विस्तार की, आज हम देखेंगे। ठीक है, जाओ देखो कहाँ तक जाएंगे आप, गौर माता तक। इसको अलग अलग गौहर माता भी लिखते हैं, याद रखिएगा, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना। आपको माता याद है ना, तो बस माता को पकड़े रहिए। अब वैसे भी मोदी क्या है, बार बार अपने माता जी से मिलने जाते हैं। ठीक, किस राज्य में हो गए, गुजरात में। ठीक है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। ठीक, ये सबसे उत्तरी बिंदु हो गया। अब हम चलते हैं सबसे पूर्वी बिंदु के तरफ। जब सबसे पूर्वी बिंदु की तरफ आप जाएंगे तो आप मैक्सिमम कहाँ जा पाएंगे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबूथू। ठीक, ये नाम इसका कुछ भी आप इसको किबूथू कुछ भी याद किए रहिएगा, आपका ऑप्शन वहाँ पे सही होना चाहिए। बस आपसे लिखवा नहीं रहेगा, आप बढ़िया से लिखेंगे। ठीक, कहाँ है भैया, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल ना, अरुण के अंचल में। यहाँ सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है। दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय जो माना जाता है, जिसको एग्जाम में आयोग मानता है, वो जापान है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए है क्या, यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, आपको बता देते हैं क्योंकि बाद में नहीं आएगी, पासीघाट। क्या नाम है उसका, पासीघाट। पिछली बार जब भारत चाइना तनातनी हुई थी तो उसमें बहुत चर्चा में था। भारत वाले कहीं यहीं सीधे सुखोई विमान उतारेंगे और 2 मिनट में ऐसी कर देंगे चीन वाले को। ठीक, चीन वाले भी कहे यार तुम ले यार एक सुखोई लेके चले यार, उसे चिल्लाते रहते हैं। हमारे यहाँ सुखोई जैसे इतने विमान है। ठीक है, तो पासीघाट को क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार। ये दरवाज़ा ऐसा है कि यहाँ से एंट्री मारेंगे तो पूर्वोत्तर भारत आपके लिए खुला हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसी कहते हैं पासीघाट को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आए। अब देखिए है क्या, अब थोड़ा सा आपसे पूछता है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर में कुछ नहीं याद रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट, नीचे से जाएंगे ऊपर तक जाएंगे आप 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, उसके बाद आप पश्चिम से चलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, अब इसको उतना ठीक है दिमाग में आप रखिए, 8 4 37 6। इसके डाउट्स पे मत जाइए, इसमें थोड़ा सा नीचे तक चला जाता है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 25। ठीक है,
अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है उसको मैं आपको बताता हूँ। हालांकि अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं उसमें खास करके जिसमें मैंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा की है, उसमें मैंने बहुत विस्तृत रूप से आपको ग्लोब के साथ बताया था, मुझे याद है, और वो आपको समझ में आसानी से आएगा, उसको एक बार आप देखने की कोशिश करें। अब देखिए है क्या यहाँ पे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको बता दीजिए, ध्यान दीजिएगा। 8 4 37 6, ये दक्षिणी है, ये उत्तरी है, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी। अब देखिए है क्या, करना क्या है, आपको दिमाग में इसको रखना है। देखिए है क्या, 97 25, आप घटाएंगे कितना आएगा, 30 डिग्री के आसपास। ठीक है, कितना है घटाने, इसको भी मैंने वहाँ पे बताया था। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ आपको, दोबारा से आप समझिएगा। ठीक, इसको घटाने पर कितना है, 30 डिग्री। क्या है, देशांतर। ऐसे ऐसे जो रेखा खींची जाती है वो अक्षांश है, जो ऐसे ऐसे खींची जाती है वो क्या है, देशांतर है। तो पूरब और पश्चिम में जब जाएंगे तो हम ऐसे ऐसे जाएंगे ना, और उत्तर दक्षिण में जाएंगे तो ऐसे ऐसे जाएंगे, इसीलिए ये क्या है, देशांतर रेखा। इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, और समझने के लिए वहाँ पे आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 30 डिग्री का। आपको दिमाग में अब यही रखना है कि पश्चिम से चलेंगे तो पूरब तक जो हमारा डिफरेंस है देशांतर रेखाओं का 30 डिग्री आएगा, लगभग लगभग, एग्जैक्ट नहीं कि मेरा घटाव गलत नहीं है। ठीक है ना, लगभग लगभग आएगा। ठीक है, अब है क्या, दुनिया में अलग अलग देशों ने अपने अपने टाइम स्टार्ट किए सेट करना कि कहाँ से सेट होगा। ठीक, दुनिया की जो टाइम शुरू होती है वो 0 डिग्री से शुरू होती है, इसे कहते हैं IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, कहाँ से जाती है भैया, लंदन में एक जगह है उसका नाम क्या है, ग्रीनविच। लंदन कहाँ है भैया, इंग्लैंड में। किस नदी के किनारे बसा है, टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ग्रीनविच नामक स्थान से जाती, इसीलिए इसे क्या कह दिया गया, ग्रीनविच। ठीक, पूरी दुनिया के देशों ने अपना अपना टाइम जोन शुरू स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा टाइम जोन आप देखेंगे रसिया में 11 है। ठीक है, अब भारत की बात है कि भारत वाले अपना सेट करेंगे। ठीक है, भारत वाले के हम सेट कर लिए हैं। ठीक है, 82.5 डिग्री इन्होंने सेट किया टाइम जोन। अब यह है क्या, पूर्वी देशांतर। इसको मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने बार बार बताई हैं कि प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। अब देखिए पूर्वी देशांतर पर उसका मन नहीं है पूर्वी लिखने का, नहीं लिखा, चलो आओ, कहे यार तो गड़बड़ हो गया, प्लस लिख दिया। पूर्वी देशांतर को प्लस से लिखता है और पश्चिमी देशांतर को माइनस से लिखता है। आप 0 डिग्री देशांतर जब देखेंगे तो उसके भारत कहाँ है, पूरब में। ठीक है, कितना इन्होंने माना, 82.5 डिग्री। ठीक है, अब 82.5 डिग्री को आप जब बदलेंगे तो आएगा 5.5 घंटा। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि कितने घंटे आगे है ग्रीनविच लाइन से भारत का समय, 5.5 घंटे। अब इसमें भी क्या लगाता है, प्लस। याद रखिएगा, या तो पूर्वी लिखिएगा या तो प्लस लगाएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 5.5 घंटे भारत का समय आगे है। ठीक है, ये मामला हो गया। अब 1 डिग्री देशांतर बराबर मैंने आपको बताया था 4 मिनट होता है। इसको आप यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 घंटे आ जाएंगे, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री। ठीक, अब जरा इसको आप यहाँ पे सेट करिए, 4 तिहाई 12, 120 मिनट हो गया। ये घंटे में बदलेंगे 2 घंटा हो गया। ठीक है भैया, मतलब भारत के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में 2 घंटे के समय का अंतर है। मतलब अगर यहाँ 5 बज रहा है तो वहाँ कितना बज रहा होगा, 7। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है जो ऑफिस के खुलने का टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जा रहा है। इसके कारण से वहाँ की कार्य प्रणाली सही तरीके से नहीं चल पा रही। इसीलिए पूर्वोत्तर के राज्य मांग कर रहे हैं कि उनका एक अलग टाइम जोन बनाया जाए, जिस पे भारत सरकार विचार कर रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा एक और पूछता है, कहाँ से जाती है ना, कहाँ से जाती है, कहाँ से आती है, हमेशा समस्या रहती है ना। आपकी ज़िंदगी में भी फलाने का बटवा इतनी रात तक कहाँ घूम रहा है ना, और इसमें भी समस्या है कहाँ से जा रही है। कहाँ जा रही है भैया, इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज, यहाँ से जा रही है। ठीक है, प्रयागराज के अब जैसे एक स्थान है नैनी, नैनी ब्रिज पे आप खड़े होकर फोटो जरूर खिंचवाए होंगे, तो नैनी ब्रिज को देता है। ठीक है, अब कुछ किताबों ने कहें पिछली बार तो ये लोग नैनी ब्रिज दिए थे, हम एक नया फैक्ट लाए हैं। ठीक है, कहाँ जाती है, मिर्ज़ापुर से, इसको भी याद रखिएगा। मिर्ज़ापुर देखे ही होंगे आप, हम तो नहीं देखे, आप सुने बहुत गाली है। ठीक है, आप देखे रहिएगा। ठीक, तो मिर्ज़ापुर या तो नैनी, ये 2 देगा तो आप यहाँ से दोनों कोई एक कर सकते हैं। ठीक, कोई ही एक ही ऑप्शन में देगा, दोनों देगा तो
क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों जगह से जाती है, ठीक, इसको याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से रेखा उखा से संबंधित, समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूछिए ज़रूर, क्योंकि हम फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में आपको बता देंगे आराम से, कोई समस्या भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए एक समस्या और आती है इसमें रेखा वाली, या यूँ कहें कि थोड़ा रेखा समझने से पहले, जैसे पृथ्वी है ये, ठीक है तो पृथ्वी ही, अब इसका आकार पूछता है कि कैसे आकार है इसका, तो हम लोग पढ़ के जैसे जाते हैं नए नए तो हम कहते हैं नारंगी जैसे, कैसे, नारंगी जैसे, फिर कोई कहता है कि किसी फुटबॉल जैसी है, ठीक। तो याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कैसे हैं ना, आपको कोई बता दे आप तो यार ऋतिक रोशन जैसे हैं, लेकिन आप ऋतिक रोशन नहीं है, एग्जैक्ट नाम आपका ऋतिक रोशन नहीं है, तो ना यही हम जब कहते हैं नारंगी है या ये है वो है, तरह तरह के नाम देते हैं, तो वो पृथ्वी का एग्जैक्ट नाम नहीं है, इसीलिए पृथ्वी का एग्जैक्ट नाम रखा गया है जियार्ड, ठीक है, ठीक। अगर हिंदी में आप देखेंगे तो ऐसे इसको लिखा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जियार्ड इसका नाम है। अब देखिए एक चीज़ और कहते हैं भू-आभ, इसकी भी हिंदी लिख देते हैं भू-आभ, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, लेकिन ये कभी भी आपसे पूछेंगे नहीं भू-आभ, ठीक है, क्योंकि वो सीधे नाम लिखेगा जियार्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं, जैसे कि पृथ्वी को जब हम अक्षांश रेखाओं के आधार पर देखेंगे तो 0 डिग्री यहाँ से बीचों बीच से होकर जाती है, ठीक है, तो इसके उत्तर वाला क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण वाला क्या कहलाता है, सदर्न हेमीस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे भारत को जब आप बात करें कि भारत किस गोलार्ध में है, कहीं यार हम तो इसे देखे नहीं है, ठीक है, आपको ऐसे दिमाग करना है कि भारत के दक्षिण से आप देखेंगे 0 डिग्री होकर जाती है, समंदर से चली जा रही है, हमारे यहाँ ही नहीं रही, इसीलिए हम लोग आप देखेंगे थोड़ा गर्मी वर्मी कम हमारे यहाँ पड़ती है, लेकिन वहीं तमिलनाडु आदि के क्षेत्रों में देखेंगे जो 0 डिग्री करीब है ना, गई नहीं है, सिर्फ करीब है, तो वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ के लोग काले होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका से बीचों बीच से जाती है तो आप देखेंगे अफ्रीका में बहुत काले लोग पाए जाते हैं, ठीक है, ये मामला हो गया। तो भारत आपको मिलेगा कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब दूसरी बात भैया, दूसरी बात, अब मान लीजिए भारत को हम देशांतर के आधार पर बांटें, ठीक है, देशांतर भी क्या है, 0 डिग्री बीचों बीच से जा रही है। अब भारत कहाँ आएगा, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है कि देशांतर के आधार पे भारत किस गोलार्ध में होगा, अक्षांश के आधार पे भारत किस गोलार्ध में होगा, आपको बता दिए उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के आधार पे किस गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि भैया आप जान ही रहे हैं, पहले बताए हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा मामला सेट। 0 डिग्री कहाँ जाती है, इंग्लैंड से ना, तो इंग्लैंड के पूर्व में भारत है, पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब अगर इसको सटीक रूप से आपको दोनों मिला के पूछ ले तो आपसे देगा वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, एक अगर कोई ऑप्शन बनाएगा तो, ठीक है, अगर ये भी लिखता है तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा, इसका यही आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप गोलार्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आते हैं जो आप पढ़ते हैं रेखाओं के बारे में, ठीक है, रिवाइज करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रेखाओं के बारे में यहीं से बता देते हैं, ठीक है, कौन सी रेखा कैसे जा रही है। एक तो कुछ लोगों को हाथों की रेखा बहुत समस्या देती है, ज्योतिषिक पीछे दिन रात परेशान होते हैं ना। अब अभी हाल ही में मुझे ज्योतिषिक सामने बैठा दिया गया, अब जो लोग इसको देखेंगे वो जान रहे होंगे, ज्योतिषिक सामने बैठा गया कि ज्योतिषी इनके बारे में बताएं, और उसमें से एक भाई साहब उन्होंने बताया कि हम इनके बारे में बहुत जानना चाहते हैं, ठीक। अब ज्योतिषिक सामने मैंने हाथ किया, तो कहा क्या जानना चाहते हैं, जो आप जानते हो, ठीक है, तो जान गया वो आदमी कि ज़्यादा विश्वास नहीं करेगा, ठीक, ठीक है। तो उसने एक लाइन सिर्फ बताई, ठीक है, अपना बताया कैसे भविष्य आपका बहुत अच्छा है, आप कर्म करते रहे, हमको तो हम पहले से पढ़े थे गीता में, ठीक है। तो ज्योतिषी भी क्या जानता है ना, किसको रेखाओं पर भरोसा है ना, तो वहाँ की रेखा पे आपको भरोसा हो या ना हो, यहाँ की रेखा पर आप जरूर भरोसा करें, ठीक। ऐसे थोड़ा सा इस रेखा के बारे में आप जरूर जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि ये रेखा से प्रश्न आपका बनेगा, और जब ये रेखा आपकी सही है तो बाकी रेखा आपकी सही हो जाएगी ऑटोमेटिक, एक नंबर से आप फेल नहीं होंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है भैया। तो 0 डिग्री जो रेखा है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से अक्षांश रेखा जाती है, उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, कई बार मैंने बताया है भूमध्य रेखा, या इसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुव वह कंडीशन होती है जब दोनों जहाँ से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को समान लाइट मिले,
समान प्रकाश मिले। तो सूर्य इस कंडीशन पे जब चमकता है, यहीं से है जहाँ से दोनों स्थितियों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बराबर लाइट मिलती है, इसीलिए इसे विषुवत कहा जाता है। और उस कंडीशन को विषुव कहा जाता है। आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेशन में पढ़ा था, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये नाम हो गया। अब हम जैसे इसके 23.5 डिग्री उत्तर चलते हैं, कितना चलते हैं, हालांकि याद रखिएगा 23.5 डिग्री नाम की कोई रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं ये सब। मान लिया गया 23.5 डिग्री मान लीजिए यहाँ जाती है, हमारा क्या हम चाहे जहाँ से गुजर दें, ठीक है, बस नाम सही होना चाहिए। और 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा, ठीक, इसे क्या कहते हैं भैया, कर्क रेखा कहते हैं। क्या नाम है इसका, कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अब थोड़ा सा मुझे आपको इसके बारे में बताऊं, जैसे मकर रेखा से प्रश्न क्या पूछता है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ से मकर रेखा बीचों बीच से जा रही है, जय ना, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि मकर रेखा जा रही है ना, ये रेखा जरूरी है याद करना। कहाँ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, इसको आपको दिमाग में सेट करने रहना है, ठीक, मकर रेखा। और यही की एक नदी है भैया, क्या नाम है उसका, फिट्जॉय नदी। मैंने वहाँ बताया था, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ, फिट्जॉय नदी है जो इस रेखा को कितनी बार काटती है, 1-2 बार नहीं 4 बार काटती है। ऐसे रेखा जा रही है, ये नदी यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ ऐसे चली गई, 4 बार कट गया वो ना, ठीक है। अब रेखा थोड़ी है वो बनी है उसको काट रहा हो, तो कल्पना कर ली गई है, तो फिट्जॉय 4 बार काटती है, इसको आपसे पूछता है, ठीक है। अब जैसे चलिए उत्तर वाले पे चलते हैं, ठीक है, उत्तर वाले पे चलेंगे, जो हमको मतलब है इंडियन ज्योग्राफी में कर्क रेखा पर। कर्क रेखा भैया भारत के कितने राज्यों के जाती है, 8। अब ये है सामान्य सा प्रश्न, लेकिन जब आप भूल जाएंगे, ऑप्शन देता है 7, 8, 9, 6, तो आपके दिमाग में 7 भी आता है, 8 भी आता है, 9 तो नहीं आता है ना, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे क्यों, क्योंकि आप जैसे जैसे पढ़ते आप जाएंगे, आप देखेंगे कई जगह पे 7, 8, 9 वाले ऑप्शंस आते हैं कई अलग अलग चीज़ों में, तो वो दिमाग में क्लिक करता है। तो 8 राज्य हैं जिनमें नाम आपको वहाँ बताए गए थे, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक ट्रिक है, उसको मैं आपको बता देता हूँ उसी के माध्यम से, ठीक है। एक ट्रिक है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक को आप दिमाग में रखिएगा। मित्र पर गमछा झार, गमछा झार के यहाँ से निकल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो गलत भी हो जाएगा। गमछा झारने के चक्कर में पुलिस पकड़ ले जाएगी, ठीक है। वैसे भैया मिज़ोरम, ठीक है, अभी आप हाल ही में देखे होंगे, सुने होंगे कि मिज़ोरम और असम के बीच विवाद चल रहा है। दोनों कह रहे हैं वो हमारी ज़मीन ले ले रहा है, वो हमारी ज़मीन ले, जैसे गांव वाले लड़ते हैं वैसे वहाँ पर लड़ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो मिज़ोरम ने क्या किया, असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ ही FIR करवा दिया। अब करंट अफेयर में जाके आप पढ़िए उसको। त्रिपुरा ये है, त्रिपुरा से एक प्रश्न पूछता है भैया कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ। त्रिपुरा 3 है, ये उसमें नाम ही में त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ, किससे, बांग्लादेश से। परंतु एक चीज़ ये भी पूछता है 0 डिग्री लाइन किससे संबंधित है, त्रिपुरा से, इसको भी याद रखिएगा। लाख हो गया ना तो 0 हो गया वो, ठीक है। पास से पश्चिम बंगाल, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और रा से राजस्थान आपको याद रखना है, ठीक है। गा से गुजरात आपको याद रखना है, मोदी जी वाला, ठीक है। माँ से क्या होगा भैया, मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। छा से छत्तीसगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कौन है भैया, यहाँ के मुख्यमंत्री बघेल साहब हैं ना, कांग्रेस के नेता हैं। और इस समय वहीं का लड़का है जो गाना है गाया है, जाना मेरी जाने मन वाला, है ना, दुनिया मेडल जीत रही भारत वाले जाने मन। 14 मिलियन व्यू, 25 मिलियन व्यू, समझ रहे हैं इतना। और उससे चुनाव प्रचार अब करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ इसमें है, ठीक है। अब ये है झारखंड भैया, ठीक। तो ये वो राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है, या यूँ कहें कि जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजर रही। यहाँ से प्रश्न ऐसे बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ से कर्क रेखा नहीं जाती है, तो 3 कोई देगा, चौथा हटा लेगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, सामान्य से फैक्ट है। मित्र पर गमछा झार आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ इसमें से देखते हैं अन्य क्या चीज़ें हैं जो आपसे भारत के परिचय के रेफरेंस में बची हुई हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे भारत में अब कई चीज़ें हैं वहाँ पे आपको बताने के लिए, इससे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जनसंख्या में कौन है, सब छोटी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप थोड़ा सा देखते रहते हैं बराबर, ठीक है। जैसे राजस्थान के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा, जैसे राजस्थान बालू का क्षेत्र, तो कई चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं, ठीक।
उसी तरीके से सबसे छोटा आप देखेंगे तो अलग चीज़ें पढ़ने को, जैसे द्वीपीय जब आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार, तो उसमें अलग अलग द्वीप हैं, अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो सबको क्या करना है, एक कहीं न कहीं संतुलन, जीवन का मूल मंत्र ही है संतुलन। अगर संतुलन नहीं बनाएंगे, पता चला आपका भूगोल में बहुत इंटरेस्ट है, दिन भर भूगोले पढ़ रहे हैं, तो बाकी विषय वाले नाराज हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे ना। तो इसीलिए जीवन में हर एक चीज़ में संतुलन बनाए रखना है, उतना इफेक्ट पढ़ना है जो रिलेवेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रश्न आपसे पूछते रहते हैं कि कहाँ से रेखा जा रही है, कहाँ से क्या आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे भारत से आप जब भी थोड़ा सा पढ़ेंगे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तहत, तो राज्यों में कुछ चीज़ें पूछता है, जैसे उनकी चोटियाँ, और बहुत ज़्यादा पूछता है चोटियाँ, तो हम गलत भी कर जाते हैं ना। इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग में एक चीज़ पढ़ना है, इसी के बाद हम जस्ट आपको पढ़ाएंगे कि भारत का भौतिक विभाजन किस तरीके से हुआ है। देखिए थोड़ा सा हम आपको बताते चलते हैं, उसके पहले कुछ फैक्ट। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आंध्र प्रदेश को लेकर, यानी सॉरी इसको ऐसे आप समझिए कि पौंडचेरी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नया नाम क्या है, पुदुचेरी। ठीक, इससे पूछता है एक प्रश्न, क्या पूछता है वो, कि पुदुचेरी का जो हिस्सा है वो कहाँ कहाँ है। पुदुचेरी में 4 भाग हैं भैया, ठीक है, 4 भाग हैं। एक तो पुदुचेरी स्वयं, दूसरा कराईकल है, तीसरा यनम है, और चौथा माहे है। ऐसा कोई क्रम नहीं है, मैं बस लिख दे रहा हूँ, 4 ये पॉइंट्स हैं। ठीक, अब जैसे है क्या, पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों किस राज्य में हैं, ये दोनों हैं भैया तमिलनाडु में। अब पूछता ऐसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में है, या दे देगा कि जैसे बोलेगा यनम, यनम कहाँ पे स्थित है, ठीक, या कराईकल, कराईकल कहाँ पे स्थित है ना, पुदुचेरी कहाँ स्थित है। तो पुदुचेरी स्वयं जो एक द्वीप है, छोटी सी जगह, वो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कराईकल भी तमिलनाडु में। यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको भी आपको दिमाग में रखना है कि यनम स्थित कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और जबकि माहे वहीं आप देखेंगे तो माहे केरल में स्थित है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, माहे से संबंधित ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो यहाँ से प्रश्न आप देखें, खास करके पीसीएस या इस तरह की परीक्षाओं में बहुत पूछता है। अब यही टेंडेंसी क्या है, जैसे पीसीएस के जो 5 साल पहले क्वेश्चन हैं उनको वनडे के एग्जाम्स में अब डाल रहे हैं। ठीक, तो इससे आपको थोड़ा ध्यान दिए रहना कहाँ पे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ और आपको बता दें, हालांकि आप पॉलिटी में जानेंगे, जैसे कभी मान लीजिए किसी राज्य का नाम बदला आंध्र प्रदेश में, या किसी क्षेत्रफल में कोई इस तरीके से घटाव बढ़ाव हुआ, तो आप देखेंगे कि अनुसूची 1 में परिवर्तन होता, क्योंकि अनुसूची 1 में बताया गया कितने राज्य हैं भारत में, वर्तमान में कितने राज्य हैं, इसीलिए मैंने उसको बताया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब पूछ लेगा तो इतना परिवर्तन कर दिए जब से मोदी जी आए हैं, बहुत टेंशन हो जाता है। 28, 29, 8, 9 ना, तो इसको याद है 28 और 8 का ये आंकड़ा है। इस तरीके से आप इसको दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे भारत की स्थलीय और जलीय सीमाओं के बारे में। कई बार होता है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट होता है, जैसे 1-2 वहाँ पे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया उसने आधार रेखा, कहते हैं आधार रेखा 24 नॉटिकल मील तक ना, उसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल। अब जैसे है क्या, उसमें किताबें अलग अलग देती हैं, कई चीज़ें देती हैं। जैसे मान लीजिए अब भारत के आप दक्षिणी तट को देखेंगे, इस तरीके से कटा फिटा है ना, ये कटा है, ऐसे ऐसे देखेंगे वास्तव में है। तो होता क्या है कि इसी से एक ऐसे लेंगे, काल्पनिक रूप से एक रेखा लेंगे, जहाँ से सबसे जो बाहर वाला हिस्सा उससे मिला देंगे, और इससे जितनी भी डिस्टेंस होगी ना, जो भी है उससे कोई मतलब नहीं होगा। अब मतलब यह है कि सागरीय सीमा की जो गणना होगी यहाँ से होगी आगे। इसी को क्या बोलते हैं, चूंकि ये बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आधार रेखा। ठीक है, ये मामला आपका खत्म। ठीक है, अब जैसे जब हम समंदर में इसको शामिल करते हैं, इसमें कुछ पानी वाला क्षेत्र भी आ जाता है। इस पानी वाले क्षेत्र को भैया कहते हैं आंतरिक जलीय क्षेत्र। ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है, आंतरिक जलीय क्षेत्र। चूंकि आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए है क्या, इससे आप 24 नॉटिकल मील तक आप देखेंगे। ठीक है, 24 नॉटिकल मील तक आप देखेंगे तो भारत क्या कर सकते, जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो भारत यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। मतलब एक तरीके से इसमें जितने कार्य होंगे समंदर में, वो सभी क्या होंगे, भारत के नियंत्रण में होंगे। ठीक है,
पूर्णतः विकास कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, अलग तरीके से टैक्सेशन लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे एक क्षेत्र और आता है 200 नॉटिकल मील तक। प्रश्न में ये सब पूछता है। ठीक, इसको कहते हैं भारत का अनन्य क्षेत्र। अनन्य क्षेत्र 1000 बार इसको इकोनॉमी के सेक्टर में पूछा है कि भारत के अनन्य क्षेत्रीय सीमा कितने नॉटिकल मील तक लगती है, 200 नॉटिकल मील तक। इसमें भारत द्वीप बना सकता है ना, जैसे उसको मान लीजिए मिट्टी पाटना, थोड़ी दूर पाट सकता है, अपना कुछ भी निर्माण कार्य कर सकता है 200 नॉटिकल मील तक। लेकिन इसके बाद का संपूर्ण क्षेत्र जो है वैश्विक परिप्रेक्ष्य से है, पूरी दुनिया के नागरिकों का इस पर नियंत्रण है, और ये भारत के ही नहीं दुनिया के तमाम देशों पर ये नियम लागू है कि 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र है उस पर संपूर्ण दुनिया का समान रूप से अधिकार है। जैसे उनके जहाज आएंगे, मछली उछली अगर वहाँ पे 200 नॉटिकल मील के बाद सामान्यतः मछली पालन होता ही नहीं है, समुद्री जीव उसमें पाए जाते हैं, कोई इस तरीके से माली संसाधन पाया जाता है कहीं पर, तो दुनिया के तमाम देशों का उस पर नियंत्रण होगा। ठीक है, तो 200 नॉटिकल मील तक भारत कुछ भी करे, अनन्य क्षेत्र है। इसीलिए जब जीडीपी का कैलकुलेशन होता है तो स्थलीय सीमा के साथ साथ हम जलीय सीमा को 200 नॉटिकल मील तक भी रखते हैं। इसको भी आपसे इकोनॉमी के सेक्टर में पूछता है। ठीक है, इसको आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। अब देखिए है क्या, जैसे भारत के कुछ राज्य हैं जो तटों पर बसे हुए हैं। ठीक, टोटल कितने हैं, 9 ऐसे राज्य हैं जो क्या बनाते हैं, जलीय सीमा। ठीक है, या तटीय राज्य नहीं कहेंगे। ठीक, इसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन है भैया, मोदी जी वाला गुजरात। ठीक है, गुजरात की सीमा सबसे लंबी है, परंतु अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर देंगे तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार सबसे बड़ी जलीय सीमा रहता है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे वो द्वीप है, इसे तो बना है, 7-8 द्वीप ऐसे हो गए हैं। ठीक, अब उतना बड़ा हो गया, जलीय सीमा मतलब पानी यहाँ तक है उसमें। अब गुजरात ऐसे है तो गुजरात का पानी कम हो गया। ठीक है, इसीलिए क्योंकि द्वीपीय क्षेत्र है वो, तो उसमें ज़्यादा द्वीप है तो ज़्यादा क्षेत्रफल को कंटेन करता है अपने साथ। तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ी जलीय सीमा को रखता है। परंतु अगर सिर्फ राज्यों की बात करेंगे तो गुजरात, याद रखिए जब आपसे ऑप्शन देता है तो राज्य ही पूछता जाता है, इसीलिए गुजरात होता है। जब केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर देगा तो अंडमान निकोबार, भले ही क्यों ना उस ऑप्शन में गुजरात शामिल हो। देखेंगे टोटल जो जलीय सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर की है, 7516 किलोमीटर। अलग अलग किताबें अलग अलग देती हैं, लेकिन अगर आपको पास होना है तो यही आपको याद करना है, 7516.6। ठीक है, इतना किलोमीटर बनाती है। दूसरी बात, अगर यहीं पर हम बात करें कि कितना ये स्थलीय सीमा बनाते हैं, उसकी क्या बात है स्थलीय सीमा के बारे में। तो स्थलीय सीमा में आप देखेंगे कुल मिलाकर ये जो बनाते हैं वो है 15,200 किलोमीटर की टोटल सीमा बनती है। इसको आपको याद रखना है। ठीक, 15,200, कुछ किताबें 15,000 के आसपास सिर्फ लिखती हैं, लेकिन याद रखिएगा 15,200 उसमें कैलकुलेट किया जाता है। 15,200 टोटल स्थलीय सीमा है और 7516.6 किलोमीटर जलीय सीमा, इसको याद रखिएगा। भारत को अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो भारत क्या है, झुका हुआ। आप ऐसे जब भारत को देखेंगे तो ये पूरब वाला हिस्सा क्या है, ऐसे झुका हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर नदियाँ क्या है, पूरब की तरफ जाके गिरती हैं, पश्चिम की तरफ नहीं गिरती। इसके पीछे यही कारण है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि भारत का झुकाव है। और थोड़ा सा आप जब पठारी क्षेत्रों में जाएंगे तो उत्तर की तरफ थोड़ा सा झुकाव है ना, तो जिस तरफ झुकाव रहेगा उसी तरफ नदियों का बहाव होगा। इसको नदी के सेक्शन में आप अच्छे तरीके से और देखेंगे। तो स्थलीय सीमा ये है। ठीक है, इतना आप पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें।